सुप्रभात। आज पुनः एसआई के इस बैच में मंजीत सर के प्लेटफॉर्म कैरियर हियर के इस प्रांगण में मैं आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, एसआई का जो यह बैच चल रहा है, इसमें हिंदी विषय को लेकर मैं उपस्थित हूं। मैं यकीन दिला दूं आपको कि जितनी भी वीडियो जा रही हैं, जब एक चैप्टर का अवसान करेंगे हम, तो उसके उपरांत प्रश्न श्रृंखला चलाएंगे और उस प्रश्न श्रृंखला से आपको अत्यधिक लाभ होगा। जितने भी विशेष प्रकार के विशिष्ट परीक्षाओं में पूछे गए विशेष प्रकार के प्रश्न हैं, उन सब का संग्रह आपके सामने होगा। इसलिए कल की कक्षा में हम लोगों ने स्वर के विषय में चर्चा किया था। स्वर के विषय में चर्चा करते हुए हम लोग एक जगह आए थे और देखे थे कि उच्चारण अवयवों के आधार पर स्वर का गठन कैसे किया गया। मित्रों, यह बता दें कि उच्चारण अवयव के आधार पर 7 प्रकार, 6 प्रकार हमने कल बता दिया था आपको, एक प्रकार छूट गया था। 6 प्रकार आप जान लिए होंगे हमारे पिछले वीडियो से। एक प्रकार जो बचा हुआ है वह था अनुनासिक्य। नासिक्य या अनुनासिक्य, अनुनासिक्य और नासिक्य में अंतर थोड़ा सा है। मैं यहाँ बता दूँ, स्पष्ट भी कर दूँ, आगे आने वाला यह शब्द फिर प्रयोग में आएगा। मुख नासिका वचनो अनुनासिका। ऐसे वर्ण जो मुंह और नाक दोनों से बोले जाते हैं वे अनुनासिक कहे जाते हैं। और नासिक व्यंजन पंचमाक्षर, जो केवल नाक के बल बोले जाएं, पंचमाक्षर अर्थात वर्ग का 5वां अक्षर, वह नासिक वर्ण कहलाता है। तो यहाँ देखिए, आइए विचार करते हैं। तो अनुनासिक जो वर्ण था, अनुनासिक स्वर, ये था अंक। यहाँ पर अंक की चर्चा हमने छोड़ दिया था। अनुनासिक स्वर वास्तव में अभी हम जब पढ़ाएंगे तो ये देखेंगे कि अंग और अह को, जो ये चीज़ है, अह को अयोग प्लस वाह, इनका योग किसी के साथ वर्ण के रूप में नहीं हुआ है। न तो ये स्वर में आए हैं, देखने में लिखने में ये स्वर हैं, और लगते हैं जब पढ़ने में आते हैं तो व्यंजन के साथ आते हैं। तो यहाँ पर इनका स्वर व्यंजन दोनों के साथ कम्युनिकेशन होता है। तो न पूर्णतया ये स्वर है, न पूर्णतया ये व्यंजन है। ऐसे में इनको अयोग, जिनका योग किसी के साथ ना हो फिर भी वो जाते हों, वाह, वहन किए जाते हों, लगाए जाते हों, तो इसलिए इनको अयोग वाह कहा गया और इनका एक अलग गठन किया गया है। लेकिन अनुनासिक के स्वर के अंतर्गत इसे व्याकरण में रखा गया है, इसलिए हम इस बात को आपको यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। चलिए, ये तो एक सोपान यहाँ पर रहा, एक चरण रहा, एक क्रम रहा, जिसके आधार पर यह देखा गया। अब स्वरों का एक और प्रकार बनता है, स्वर का मुख के खुलने के आधार पर गठन या व्यवस्था। अब ये आ जाएगा, स्वर का मुख खुलने के आधार पर गठन किस प्रकार से किया गया है, यहाँ देख लीजिए। इसमें भी पहला देखिए तो आता है विवृत। अब विवृत का अर्थ होता है भाइयों की मुंह खुला हुआ। इस तरीके से आपका मान लीजिए
मुंह का आवरण हो, कि जैसे इस तरीके से मुख का आवरण है और मुंह खुला हुआ। ऐसे में एक वर्ण आ आता है जो बोला जाता है। विवृत का अर्थ हुआ खुला हुआ। विवृत का अर्थ हुआ खुला हुआ, और खुला हुआ होने पर मुंह कौन सा वर्ण होता है? आ होता है, जो बोला जाता है। इसके बाद एक शब्द और प्रयोग में आता है, ईषद विवृत। ईषद विवृत थोड़ा सा खुला हुआ, लेकिन यहाँ पर अर्ध शब्द का प्रयोग किया गया है आपके यहाँ। अभी हम प्रयत्न जब पढ़ाएंगे, थोड़ा सा प्रयत्न पढ़ाकर आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से प्रयत्न में दिया गया है। लेकिन यहाँ पर अर्ध विवृत दिया है। जब अर्ध विवृत का बात किया जाए तो सीधा सीधा मतलब है कि अगर विवृत का अर्थ है खुला हुआ, तो अर्ध विवृत का मतलब है आधा खुला हुआ। अब अर्ध विवृत में जो भी आएंगे वर्ण, वो यहाँ हम लिख देते हैं, फिर वहाँ समझाने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। अर्ध विवृत में आप देख लें, पहला था विवृत और दूसरा है इसमें अर्ध विवृत। देखिए, अर्ध विवृत में जो भी स्वर आए हैं वे हैं ह्रस्व आ। अर्ध विवृत का मतलब आधा खुला हुआ, मुंह का आधा भाग जो खुला हुआ है, उसमें देखिए कौन कौन से आते हैं। अ है, ऐ है, औ है, और इसके साथ एक जो आगत स्वर है, जिसमें कॉफ़ी, डॉक्टर ये लिख लेते हैं आप, तो वो आगत स्वर भी यहाँ पर है। तो आप चार स्वरों का वर्ण देख रहे हैं। ये चारों का गठन जो है वह अर्ध विवृत के रूप में हुआ है। अब तीसरा है, देखिए इसमें चार प्रकार बनेंगे। स्वरों के मुख खुलने के आधार पर जो गठन किया गया है वो चार प्रकार बनेंगे। अब चार प्रकार कौन कौन है? पहला हो गया विवृत। विवृत का अर्थ है खुला हुआ, और अर्ध विवृत। अर्ध विवृत का मतलब आधा खुला हुआ। अब इसके बाद आता है अर्ध संवृत। अर्ध संवृत, इसी चीज को मैं अभी आपको दूसरे तरीके से और भी चीजें जो उसमें दी गई हैं उसको भी मैं स्पष्ट करूंगा, लेकिन पहले हम इसको पूरा कर दें। तो अर्ध संवृत, अर्ध संवृत का मतलब होता है आधा बंद। मामला यहाँ थोड़ा सा पेचीदा है। ये जो खुला हुआ भाग की चर्चा हम करते हैं, यह टोटल मिला दिया जाए तो ये जो है विवृत कहलाता है। ये विवृत कहलाता है। लेकिन अगर कहा गया अर्ध विवृत तो यह बात समझ में आई कि चलिए आधा खुला हुआ। लेकिन एक बात और की जा रही है भाइयों कि अर्ध संवृत। अर्ध संवृत से तात्पर्य है आधा बंद। आधा बंद और आधा खुला में माइन्यूट सा अंतर यही चलता है कि ये लगभग आधे के करीब बंद होता है, इसलिए उसको अर्ध संवृत कहा जाता है, आधा बंद। अब आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि संवृत का अर्थ फिर क्या होगा? संवृत का अर्थ होगा पूरा बंद। संवृत का अर्थ होगा पूरा बंद। अर्ध विवृत का मतलब आधा खुला, अर्ध संवृत का मतलब आधा बंद। ये सारी यहाँ पर गठन किया गया है। तो थोड़ा सा हम इसको हटाएं, तब आपको और अच्छे से समझाएं। देखिए, ये मुख का आवरण है। ये जो पोजीशन है वह विवृत की पोजीशन है। विवृत का अर्थ है खुला हुआ। जैसे ही अर्ध विवृत की बात करते हैं, मुख का इतना खुला हुआ रूप दिखाई देता है।
जैसे ही अर्ध समृद्ध की बात करते हैं थोड़ा सा और कम। अब इसी को यहाँ आपके यहाँ कन्फ्यूजन हिंदी में तो हो गया, व्याकरणियों ने, व्याकरण जो भी रहे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके गठन में अर्ध अर्ध लगाते चले गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, संस्कृत में हम चलते हैं तो वहाँ ईषद शब्द का प्रयोग इसी के लिए किया गया है। ईषद का अर्थ होता है थोड़ा सा खुला हुआ। तो यहाँ पर अर्ध समृद्ध का मतलब देख लीजिए, तो अर्ध समृद्ध में आपके ए और ओ इन दो वर्णों का गठन दिखाई देता है अर्ध समृद्ध में। अब चौथा और अंतिम प्रकार आपका है वह है समृद्ध। इसमें है वह समृद्ध प्रयत्न। समृद्ध प्रयत्न में देखते हैं कि समृद्ध के अंतर्गत कौन से, मुख खुलने के आधार पे जो समृद्ध है, बंद के आधार पे कौन सा वर्ण यहाँ पर आता है। तो जो ई और ई याद करने का तरीका हम बता देते हैं, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन होता है जब सारी चीज़ें एक साथ समग्र रूप से आपको दिखाई जाती हैं तो वहाँ आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है। याद करने के क्रम में व्यवस्था जान लीजिए। पहले आप विवृत को याद करिए। विवृत का मतलब खुला हुआ, आ मुंह खोल के बोला जाता है, आ को समझ लीजिए, बात खत्म। मैं बता दूं, वर्ण और उच्चारण में पूरी व्यवस्था जब मैंने देखा और पढ़ाया तो मुझे एक बात समझ में आई कि ये सब उच्चारण का ही खेला है। जैसे उच्चारण होगा वैसे वैसे इसका गठन बदलता और बनता जाएगा। अब प्रकार का प्रकार, ये तो विद्वानों के अपने मन की और मत की बात है। कई किताबों में भिन्न भिन्न तरीके से इन्हीं सब चीज़ों को परिभाषित और बताया गया है। कहीं कहीं कन्फ्यूजन है, लेकिन हम जो किताब देखते हैं तो जब कन्फ्यूजन की दशा में हम जयपुर पब्लिकेशन की किताब को एथेंटिक मान के वहाँ से हम उठाते हैं और समझते हैं कि उससे बढ़िया कोई नहीं लिखा है। फिलहाल यहाँ पर देखिए आप अर्धविवृत। अर्धविवृत में आ, ए और आ याद करना थोड़ा कठिन होगा, इसलिए इसको अभी छोड़ के रखते हैं। याद करने के क्रम में इसे हम पोस्टपोन करते हैं। सबसे पहले याद करने में आप क्या याद करेंगे, विवृत को याद किया, मुंह खोला, उसके बाद विवृत हो गया, बात खत्म। विवृत का मतलब आ। इसके बाद आप सीधे आ जाइए अर्धविवृत पे, अर्ध समृद्ध पे, सॉरी अर्ध समृद्ध पे आप आइए। अर्ध समृद्ध में जब आपने यहाँ देखा कि ए और ओ है, ए और ओ है, तो वहाँ पर अर्ध समृद्ध हो गया। ए ओ मुंह हल्का खुल रहा है, बात ठीक है। अब इसके बाद समृद्ध में आप याद करेंगे ई और उ, ई का ह्रस्व और दीर्घ, उ का ह्रस्व और दीर्घ। इतना जब आपको समझ आ जाए तब आप इस पे जाइए, क्योंकि आपने अर्ध समृद्ध में ए और ओ को याद किया है, समझा है। इसलिए जब अर्ध विवृत में जाएंगे आय और आओ तो आएंगे ही आएंगे वहाँ, क्योंकि उससे ज़्यादा तो मुंह खोलना ही पड़ेगा। आय और आओ हो गए। इसके बाद आ भी यहाँ पर अर्ध विवृत में जाएगा। इसलिए जाएगा कि आ का प्रयोग जब विवृत में हो रहा था तो उससे थोड़ा सा कम आ में होगा। तो आ में जब थोड़ा सा कम होगा तो आ से आ अर्ध विवृत में चला गया। चलिए, इसके बाद यहाँ समृद्ध से थोड़ा सा अधिक आय और औ में होगा। तो समृद्ध से जब थोड़ा सा अधिक आय और औ में होगा तो इसके ऊपर आय और औ को अर्ध विवृत में रखा ही गया है। केवल एक वर्ण जो आगत स्वर है आपका, उसे आपको समझ के रखना है। और हम बता दें, परीक्षा में लगभग यही पूछा भी जाता है, लगभग इसी को पूछ लिया जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो हम समझते हैं भाइयों, समझने में बड़ी आसानी रही होगी कि विवृत क्या है, अर्ध विवृत क्या है, अर्ध समृद्ध क्या है, समृद्ध क्या है। पहले जान लीजिए, विवृत का अर्थ है खुला हुआ। विवृत का अर्थ है खुला हुआ, ठीक है। अर्ध विवृत आधा खुला। अर्ध समृद्ध, जब समृद्ध का अर्थ है बंद, अर्ध लगा है तो इसके साथ भी आधा बंद की दशा होगी।
तो आधा खुला, अर्धविवृत, आधा बंद, अर्धसंवृत, बंद, संवृत। इस आधार पे देखा जाए तो यहाँ देखिए, तो खुला हुआ विवृत के लिए आधा खुला हुआ, अर्धविवृत के लिए आधा बंद, अर्धसंवृत के लिए और संवृत के लिए बंद। तो आपको दो चीज़ें यहाँ समझना है, बस निचोड़ दो चीज़ें समझना क्या है, एक विवृत क्या है और एक संवृत क्या है। विवृत का अर्थ आपने जाना खुला हुआ इस तरीके से, और संवृत का अर्थ बंद, ठीक, मुख द्वार। तो ये पूरी बात यहाँ ख़त्म होती है। स्वर में एक बात और थोड़ी सी बतानी है, इसके बाद स्वर के बाद हम व्यंजन की बात कर लेते हैं। स्वर में सभी, जब स्वर यंत्रियों से आवाज़ निकले तो स्वर यंत्रियों के आवाज़ के निकलने के आधार पर स्वरों को घोषत्व का तत्व माना जाता है, इसलिए इसमें घोषत्व का वर्णन है। अब ये क्या है, इसका विषय ये है कि हम व्यंजन वर्ण पे चल करके देखते हैं, वहाँ हम इस बात को बखूबी समझाने का प्रयास करें, क्योंकि वहाँ घोष वर्ण अघोष वर्ण सब हैं। तो देखते हैं, आइए देखते हैं व्यंजन। चलिए, व्यंजन क्या है? ऐसे वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अर्थात मैंने स्वर की परिभाषा बताया था कि स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं के राजा होते अर्थात स्वयं उच्चरित होते, किसी वर्ण की सहायता नहीं लेते, वे स्वर कहलाते हैं। लेकिन व्यंजन वर्णों में व्यंजन वर्ण अर्धमात्रिक, अर्ध रूप में उपस्थित होते हैं। जब इनका पूर्ण गठन होता है अक्षर के रूप में, तो वहाँ पर पूर्ण गठन अक्षर के रूप में लिखने के लिए स्वर की आवश्यकता होगी। तो देखिए, व्यंजन तब तक जो है वर्ण है जब तक हलंत है, जैसे ही आ लग जाता है, ई लग जाता है, ऊ लग जाता है, अपने पूर्ण रूप में आता है, वैसे ही क अक्षर के रूप में दिखाई जाता है। अक्षर का मतलब होता है कि अस्तित्व हो, अविनाशी, न क्षरः क्षरणमिति अक्षरः, जिसका क्षरण न हो, जो विनाशी न हो, जो नष्ट न हो, जिसका अस्तित्व हो, वह अक्षर है। और वर्ण का मतलब है, ये वर्ण है, मैं आपको बता दूं, ये वर्ण है, ये अक्षर है। ये अक्षर का मतलब होता है अविनाशी, न क्षरः क्षरणमिति अक्षरः, जिसका अस्तित्व हो। और वर्ण का अर्थ है कि जिसके टुकड़े न किए जा सकें, जिसके टुकड़े न किए जा सकें वह वर्ण है। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी बात हमने किया वर्ण और अक्षर की, फिर हम अपने विषय पे आ जाते हैं, व्यंजन वर्णों की बात करते हैं। व्यंजन वर्णों में आपको हम बता दें कि व्यंजन वर्ण, देखिए एक क्लास हुई थी जिसमें व्यंजन वर्णों की चर्चा किए थे। अब यहाँ पर देखिए स्पर्श, स्पर्श व्यंजन है, उसके बाद अंतस्थ है, ऊष्म है। उस दिन हम लोगों ने ये सब बातें कर लिया था। मैं आपको यहाँ बता दूं स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन में यहाँ हम संयुक्त व्यंजन अभी नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन अलग से हम इसको लिख दे रहे हैं जिससे समझ में आए कि हाँ संयुक्त भी हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन रहेगा। चलिए देखें, यहाँ पर स्पर्श व्यंजन में हम जब देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है मित्रों कि क से लेकर जो म तक वर्ण आए हैं वह स्पर्श हैं, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा उच्चारण अवयवों को स्पर्श करते हुए, उच्चारण अवयव क्या हैं आपको हमने कल ही की क्लास में बताया था, अभी पिछली क्लास में, कि स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान के आधार पर गठन। तो आपने कंठ, ताल, ओष्ठ, दंत
मूर्धा सब की बात कर लिया था। तो वो सब उच्चारण अवयव हैं। जिह्वा जब उनके स्पर्श करते हुए आगे बढ़ती है तब वहाँ पर स्पर्श व्यंजन वर्ण होते हैं। तो ऐसे में का से लेकर के जो माँ तक के वर्ण हैं वह स्पर्श व्यंजन वर्ण कहे जाते हैं। का से लेकर के माँ तक इन्हें वर्गीय व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है। इनका नाम वर्गीय व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन वर्ण भी इन्हें कहा जाता है। तो देखिए अभी हम केवल इतने की बात कर लें तो स्पर्श व्यंजन में वर्गीय व्यंजन वर्ण होते हैं। चलिए देखिए वर्गीय व्यंजन वर्ण स्पर्श के अंतर्गत होते हैं। अब एक बात आता है प्रयत्न, यहीं पर मैं जोड़ दूं उसके बाद आगे बताता हूं। क्योंकि प्रयत्न जो होता है मित्रों, प्रयत्न दो तरीके से होता है। मैं उस दिन थोड़ा सा बताया था आपको। प्रयत्न जो है कहते हैं प्रयत्न होता क्या है, तो वर्णों के उच्चारण के लिए वक्ता द्वारा जो अभिव्यक्ति के लिए प्रयास किया जाता है वह प्रयत्न कहलाता है। अर्थात उसके उच्चारण अवयवों द्वारा जो प्रयास किया जाता है वह प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर मतलब आंतरिक प्रयत्न, बाह्य मतलब बाह्य प्रयत्न। मैं आपको बता दूं कि आभ्यंतर प्रयत्न क्या है और बाह्य प्रयत्न क्या है। तो देखिए आभ्यंतर प्रयत्न पहले 5 प्रकार के। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं टोटल। नंबर 1, मैं आपको अभी जो चीज़ बताने चल रहा हूं इसके बाद घोष अघोष पे आ रहा हूं तुरंत। स्पृष्ट प्रयत्न। स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्श व्यंजन जो भी होते हैं वे स्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। यहाँ एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ण का स्पृष्ट प्रयत्न है। निम्नलिखित में से किस वर्ण का स्पृष्ट प्रयत्न है, ये छूट जाता है, जबकि व्याकरण के मूल में यह दिया है। लेकिन हिंदी व्याकरण की पुस्तक में इसको समाहित नहीं करे हैं लोग, जबकि यह प्रश्न बना तो बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा कि स्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। स्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत का से माँ तक, का से माँ तक के वर्ण आते हैं स्पृष्ट प्रयत्न के। अब दूसरा आता है वही मैंने जो आपको अभी बताया था, ईषद स्पृष्ट। दूसरा आता है, मैं एक भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं, इसीलिए मैंने कहा था कि आप अपने पेज को उसी व्यवस्था में रखते चलिए। अभी मैंने केवल स्पर्श को बताया, स्पर्श को बताने के बाद मैं तुरंत प्रयत्न पे आके इसलिए बता दिया कि यहाँ जब हम बताएंगे तो ये बात पूरी समझ में आएगी। अभी हम इसको पूरा कर लें और अंतस्थ तक उष्म तक जा कर के फिर लौट के प्रयत्न बता दें तो हो सकता है कि आपको समझ तो आएगा ही, लेकिन बहुत कोरिलेशन नहीं रहेगा। तो यहाँ देखिए स्पृष्ट प्रयत्न का से माँ तक का। ईषद स्पृष्ट का मतलब होता है, ईषद का अर्थ है थोड़ा, थोड़ा जो स्पर्श करता है। क्या स्पर्श करता है? उच्चारण अवयवों को हल्का स्पर्श करके जो चलता है। तो यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन वर्ण आते हैं, अर्थात कि य र ल व को हम इसके अंतर्गत रखते हैं। 2 प्रकार आपके हुए, मैंने 5 बताया है, अभी 2 है। इसके आगे देखिए, इसके बाद तीसरा देखिए, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट। समृद्ध प्रयत्न। समृद्ध प्रयत्न के अंतर्गत आ की गठन किया गया है, आ की बात की जाती है।
संवृत्त प्रयत्न के अंतर्गत आ की बात की जाती है केवल अ। संवृत्त का अर्थ होता है बंद, संवृत्त का अर्थ है बंद, मुंह बंद हो तो उसमें अ ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पर अ का गठन यहाँ किया गया है। तो स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, संवृत्त, हालांकि संवृत्त का व्याकरण में 5वां स्थान दिया गया है, लेकिन हमने यहाँ बता दिया आपको पहले, इसलिए बता दिया कि आप देखते चलिए उसके गठन का रूपरेखा आसानी से याद करने के क्रम में व्यवस्थित करते चलिए। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, संवृत्त, ईषद विवृत, और 5वां है विवृत। यहाँ एक चीज ध्यान देने की है कि जो विवृत प्रयत्न होता है इसमें स्वर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो विवृत प्रयत्न होता है इसमें स्वरों का गठन किया गया है। स्वरों का गठन इसलिए किया गया है कि मुंह खुल करके जिनका उच्चारण हो। और जो बात ये मैं बता रहा हूँ यह बात संस्कृत से कोरिलेशन है, इसलिए मैं यहाँ स्पष्ट करके बता दे रहा हूँ, जानते रहिए। संपूर्ण स्वर, संपूर्ण स्वर जो है वह विवृत के अंतर्गत आएंगे। अब मैं ईषद विवृत को डिफाइन कर दूं तो ईषद विवृत में ऊष्म व्यंजन वर्ण आते हैं। ऊष्म का मतलब हुआ स, स और ह। यहाँ पर जो ये ह है आपको स्पष्ट कर दूं कि ह की व्यवस्था अलग है। ह को स्वर यंत्रीय प्रकंपी, स्वर यंत्रीय प्रकंपी व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है और ईषद विवृत के अंतर्गत वह आता है। ये सब जानते रहिए। पूछ लेते हैं कि हा वर्ण को क्या कहा जाता है, तो स्वर यंत्रीय प्रकंपी व्यंजन वर्ण कहा जाता है और ईषद विवृत के अंतर्गत यह आते हैं। बात यहाँ थोड़ी थोड़ी समझते चलिए कि आभ्यंतर प्रयत्न जो हम लोगों ने बताया अभी आपको यहाँ पर चर्चा किया हमने, वो आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। अभी बाह्य प्रयत्न भी बताते हैं, घोष अघोष बताना है, इसीलिए ये सारा गठन कर रहे हैं। कोई भी बात अगर आप तक हमारी पहुंचाई जाएगी तो उसका कोरिलेशन किसी न किसी टर्म से जरूर रहेगा। तो यहाँ देखिए आभ्यंतर प्रयत्न है तो 5 प्रकार का है। अभी हम बाह्य प्रयत्न पे चलेंगे। 11 प्रकार के प्रयत्नों में ही घोष अघोष की चर्चा की गई है, जिसमें से आपको केवल 4 प्रकार पढ़ाया जाता है। वो 4 प्रकार क्या है? घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। जबकि विवार, संवार, सांस, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इतने प्रकार हैं। 11 प्रकार हैं टोटल। 11 प्रकार बताने के लिए सूत्रता है, सब सूत्रता है, एक ही सूत्र में सब क्लियर होगा, लेकिन वो बताया नहीं जाता। तो यहाँ पर आप जानिए, हम उतना डीपली आपको नहीं तैराएंगे, आपके काम की बात करेंगे। यहाँ 5 प्रकार के अभ्यंतर प्रयत्न जो दिए गए हैं। स्पृष्ट प्रयत्न किसका है? क से लेकर के म तक का है। ईषद स्पृष्ट मतलब ईषद का अर्थ है थोड़ा। ईषद स्पृष्ट का मूल भाव क्या है, किन वर्णों के साथ इसका गठन किया गया है? तो अंतस्थ वर्ण जितने होते हैं, अंतस्थ मतलब होता है या व राला, जिसमें आप देखेंगे अभी कि या और वा कि दूसरे या और वा, या और रा नहीं, या और वा। चलिए यहाँ देखिए या रा, ठीक है। या और वा की व्यवस्था दूसरी है, इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। और रा जो लुंठित व्यंजन वर्ण कहा जाता है, लुंठित अभी लिखा देंगे। ल जो पार्श्विक व्यंजन वर्ण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सब आकर बताते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर विवृत का अर्थ है संपूर्ण स्वर और ईषद विवृत का अर्थ हो गया स से स्वर यंत्रीय कंपन। ये पूरा कंप्लीट हुआ। आगे अब आइए अपने काम की बात कर लेते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के बाद हम लोग बाह्य प्रयत्न की बात करते हैं। चलिए, आभ्यंतर प्रयत्न के बाद हम लोग बाह्य प्रयत्न की चर्चा करते हैं। और बाह्य प्रयत्न जो होता है
इसके प्रकार 11 हैं। 11 प्रकार हैं। प्रकार का नाम जानते रहिए। बाकी व्यवस्था दूसरी है याद कराने की, वो व्यवस्था हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे किसी समय, लेकिन अभी हम केवल आपको बता दें इसमें से 4 चीज़ें ग्रहण करने योग्य हैं। आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको ये नहीं पता कि ये घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण आया कहाँ से, तो ये बाह्य प्रयत्न का भाग है। तो यहाँ पर घोष, अघोष। अब देखिए घोष अघोष के बाद मैं आपको बता दूं कि घोष अघोष के बाद सब में अल्प प्राण, अभी इसको क्या कहते हैं, क्यों है, क्या है, ये भी बताता हूं। अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। इसी तरीके से इसमें भी 2 हो जाएंगे, अल्प प्राण और महाप्राण। चलिए भाई, अब प्राण का अर्थ क्या है? वायु। प्राण का अर्थ हो गया वायु। तो एक बात तो आपकी समझ में आ गई होगी यहाँ पर कि आपको यह जानकारी तो हो ही गई होगी कि प्राण का अर्थ वायु है, तो अल्प मतलब थोड़ी वायु। तो जिन वर्णों के उच्चारण में उच्चारण अवयवों से थोड़ी सी वायु जो है प्रसारित होती, निकलती है, वे जो है अल्प प्राण, और जिनमें ज़्यादा वायु निकलती है वे महाप्राण कहलाते हैं। मैं अभी सरसरी तौर पर चर्चा कर दूं, फिर याद करने का सही सीक्वेंस और सही क्रम दूंगा मैं आपको। तो यहाँ मैं सरसरी तौर पे कर दूं 135 यण। 135 यण एक सूत्रतः हमने बनाया है। बनाया क्या है? ये गठन पहले से है, संस्कृत में है, लेकिन इसलिए लोगों को पता नहीं। 135 यण अभी बताते हैं। ये अल्प प्राण और 24 सल। कीचक, सल कोई राजा थे, उनके 24 भाई थे, जो भी है ऐसे करके याद करते हैं। तो यहाँ 24 सल यानी कि दूसरा और चौथा वर्ण सदैव महाप्राण होगा। पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण सदैव अल्प प्राण होगा। इसका गठन जान लीजिए, 135 यण 24 सल। अब ये यण क्या है और ये सल क्या है, मैं यहां तक ले आना चाहता था आपको, इसलिए कि मुझे जरूरत संधि में इसकी पड़ेगी। संधि को जब सूत्रतः पढ़ेंगे आप तो संधि एकदम क्लियर, स्मूथली क्लियर होती चली जाएगी। और जब तक आप उठापटक लगाए रहेंगे, वर्णों के आधार पे याद करेंगे कि कहाँ कैसे हो जाएगा, तब तक वर्ण कितने याद करेंगे भाई। वर्ण याद करने की चीज़ नहीं, रटंत विद्या मत करिए, समझदारी के साथ। हिंदी भी एक साइंटिफिक तरीके से पढ़िए। तो यहाँ देखिए 135 यण, 135 का मतलब हुआ किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। वर्ग का मतलब क्या हुआ? वर्गीय व्यंजन। वर्ग का मतलब यहाँ हुआ वर्गीय व्यंजन। यहाँ से थोड़ी सी समझदारी वाली काम शुरू होता है। अभी तक तो जो था वो आधार था, अभी तक कुछ था नहीं। अभी तक तो जो आपकी किताब में था हम भी वही पढ़ा रहे थे, लेकिन यहाँ मेरा गठन है, इसको देखिए। अब आप वर्गीय व्यंजन का मतलब हुआ कि क से म तक कितने वर्ग हुए? 5 वर्ग हुए। टोटल कितने वर्ग हुए? 5 वर्ग हुए। प्रत्येक वर्ग में कितने कितने वर्ण हुए? तो जब 5 वर्ग हुए और एक वर्ग में 5 वर्ण, तो टोटल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। टोटल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 25। कौन 25 वर्ण है? वो क से लेकर के म तक, अर्थात क आदेयो म अवसाना स्पर्शा। क से लेकर म तक का अवसान मतलब अंत तक क्या है? स्पर्श है। तो क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, इसी क्रम में प फ ब भ म तक करके आप 25 वर्ण की गठन करते हैं। यहाँ इसी का जैसे क जो है अल्प प्राण, ग जो है जैसे पहले वर्ग में देखिए क अल्प प्राण, ग अल्प प्राण और पांचवा अंग अल्प प्राण।
लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका और बता देता हूँ, इससे भी आसान तरीका। पहले मैं बता दूँ आपको यण क्या है और सल क्या है। यण के अंतर्गत या व र ल 4 वर्ण आते हैं। सल के अंतर्गत स स सह 4 वर्ण आते हैं। ये दोनों प्रत्याहार कहे जाते हैं। ये दोनों प्रत्याहार कहे जाते हैं। अब ये नई चीज जो निकल के आई, प्रत्याहार, वह क्या है? प्रत्याहार क्या है? वर्णों का संक्षिप्त रूप, वर्णों के लिखने का संक्षिप्त रूप ही प्रत्याहार है। तो संक्षिप्त रूप बना कैसे? जब संक्षिप्त रूप बना कैसे, और इस संक्षिप्त रूप के आधार पर ही पूरी संधियां, चाहे कह दें हम अकः सवर्णे दीर्घ आदि गुण आदेंग गुण, चाहे वृद्धि रेच कह दें, चाहे एचो एवं यावह आदि संधि का कह दें, चाहे एंग पदांतादति कह दें, चाहे सस जुसो रूह कह दें, जो भी कह दें हम संधि में, केवल आप अगर सूत्रतः पढ़ लें तो एक बार में भाषा की सारी कन्फ्यूजन जितने भी बने हुए हैं सब दूर हो जाएं और संधि में आप एक विशिष्ट महारत हासिल कर लें। तो यहाँ देखिए, ये प्रत्याहार वहाँ पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए हम प्रत्याहार और प्रत्याहार का गठन अलग से कर देंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि क से म तक जो था उसमें पहला, तीसरा और पांचवां वर्ण अल्प प्राण, दूसरा और चौथा वर्ण, इसके साथ या व र ल 135 के साथ, 135 के साथ या र ल व, ये 4 वर्ण आपके अल्प प्राण। महाप्राण में देखिए तो दूसरा और चौथा वर्ण, तो दूसरा चौथा मतलब जैसे पहले वर्ग का ख और चौथा देखिए तो घ, इसी तरीके से दूसरा देखिए छ और चौथा देखिए तो झ। ये और सल का मतलब हुआ स, दूसरा चौथा और इसके साथ स ह। ये इतने जो है आपके महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। चलिए, ये हमने एक मोटा मोटी बताया घोष और अघोष, जिनमें ध्वन्यात्मक स्वरयंत्रीय से उद्घोष हो, स्वरयंत्रियों से प्रयोग करके ध्वन्यात्मक आवृत्ति हो वे घोष, और ध्वन्यात्मकता का थोड़ा लोप हो तो वे अघोष कहलाते हैं। फिलहाल हम जो है अब आपको जो बताने चल रहे हैं वो इसके याद करने का क्रम बताने चल रहे हैं, कि जो हम बताएंगे वो कैसे इसको, अभी देखेंगे आप कि कैसे इसको याद कर लेंगे, बड़ी आसानी से कैसे यह याद हो जाएगा। एक ही चार्ट में ये बड़े आसानी से याद हो जाएगा। तो इसको देखिए और फिर बताते हैं। आइए, उच्चारण स्थान, चलिए पहला हो गया उच्चारण स्थान, इसके बाद हो गया आपका अघोष, एक घ है भाई, अघोष, और इसके बाद हो गया सघोष या घोष, ध नहीं है, घ है, सघोष, और इसके बाद हो गया सघोष, ये नासिक के वर्ण आएंगे यहाँ, सघोष, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे, दो चीज़ें होंगी, देखिए देखिए यहाँ अघोष। अब यहाँ दो चीज़ें होंगी, वो दो चीज़ें क्या हैं ये देख लेते हैं। उन दो चीज़ों में देखिए अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण और यहाँ महाप्राण। सघोष है तो यहाँ भी वही गठन होगा,
अल्प प्राण और यहाँ भी महाप्राण। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ से देखिए अल्प प्राण होगा कि महाप्राण होगा। तो यहाँ अल्प प्राण और महाप्राण के लिए हम लोग देखते हैं कि 135 यण और 24 तल, तो ये अल्प प्राण बनेगा। उस फार्मूला के आधार पर ये जो है अल्प प्राण का रूप होगा। और देखिए कैसे बनता है और क्या होता है। उच्चारण अवयव में सबसे पहले अब मान लीजिए अब कि हम गठन करें कंठ का। कंठ गला, इससे किसका किसका उच्चारण होता है इसे देखने के लिए हम अगर व्यवस्था करें तो कंठ में यहाँ देखिए क, ख, ग, घ और अंग। याद करने का ढंग है, पहले अघोष लिखा, फिर सघोष लिखा, फिर सघोष लिखा, फिर अल्प्राण महाप्राण, अल्प्राण महाप्राण, नासिक में अल्प्राण। यहाँ देखिए क, ख, ग, घ, अंग, कंठ हो गया। तालु, इसका यही क्रम भी है, तालु। अब इसको जो च है इसको स्पर्श संघर्षी कहते हैं, ऊष्म को संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अभी लिखा देंगे, उसको बता देंगे लास्ट में। ऊष्म को संघर्षी कहते हैं और इसको जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। आगे देखिए च, छ, ज, झ, इया। मूर्धा का देख लीजिए, मूर्धा। अच्छा, इसको लिखने में एक बात और है, कंठ ऐसा लिखा होता है, तालव्य, तालव्य ऐसे भी लिखा होता है। आप उसका कोई कन्फ्यूजन ना पालिएगा। तालव्य, मूर्धन्य ऐसा लिखा होता है, तो मूर्धन्य लिखिए चाहे मूर्धा लिखिए। एक बात और जान लीजिए, टंकार के साथ ध्वनियों के जब उच्चारित हों तब वह मूर्धा होता है, मूर्धा इसे बोलते हैं। और यहाँ देखिए ट, ठ, ड, ढ और अण, इन्हीं को अगर यहाँ बिंदी लगा दें उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। आगे देखिए कंठ तालु, हकु विसर्जनीय नाम कंठ, इचु ऐसा नाम ताल, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु लसा नाम दंत। दंत्य भी बोलते हैं और दंत भी बोलते हैं, दोनों बातें हैं। तो त वर्ग त, थ, द, ध और न। इसके बाद ओष्ठ, ओष्ठम, ओठ, प, फ, ब, भ और म। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या किया हमने, उच्चारण स्थान अघोष, सघोष, सघोष, अल्प्राण महाप्राण, अल्प्राण महाप्राण, नासिक्य। तो हमने क्या किया, क्या अघोष था ही, अघोष के बाद सघोष, सघोष और सघोष के बाद हमने देखा कि कौन अल्प प्राण है कौन महाप्राण है, कौन अल्प प्राण है कौन महाप्राण है। अल्प प्राण लास्ट वाला अल्प प्राण, तो जितने भी ये होंगे उस सब के सब अल्प प्राण होंगे। इस तरीके से आपको एक बात का निचोड़ यहाँ समझ में आएगा, जो लास्ट बात हम करने चल रहे हैं आपसे आज की कक्षा का अंतिम बात, क्या कि किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण नंबर 1 नंबर 2 क्या होगा, अघोष होगा। और इसके साथ साथ
आप ये देखिए कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होगा। पहला और दूसरा वर्ण अघोष होगा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होगा। और अल्प प्राण में आप देखिए कि पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण अर्थात 135 अल्प प्राण और दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण अर्थात 24 वाला महाप्राण होगा। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी को स्क्रीन लेना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है इन चीज़ों का, और ये इसी तरीके से पढ़ी और याद की जाएंगी। आगामी क्लास में इसके आगे हम लोग पुनः सतत कंटिन्यू करेंगे। ठीक, धन्यवाद।